बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ENT चैप्टर नंबर 4 असेसमेंट ऑफ हियरिंग को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैप्टर के अंदर आपने हियरिंग लॉस की टाइप्स पढ़नी है और फिर आपने हियरिंग लॉस को किस तरह से एसेस करना है, इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हियरिंग लॉस 3 टाइप का होता है: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर मसला आपके एक्सटर्नल ईयर से लेकर मिडल ईयर तक पड़ा हुआ होता है। स्टेपिडियो वेस्टिबुलर जॉइंट लिखा हुआ है, ओके, यहाँ तक मसला पड़ा हुआ होता है। यानी एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर, ऑसिकल्स या यूस्टेशियन ट्यूब में मसला पड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल ईयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, मिडल ईयर में फ्लूइड हो सकता है, ऑसिकल्स की फिक्सेशन हो सकती है। फिक्सेशन के अंदर एग्जांपल आती है ओटोस्क्लेरोसिस की। मिडल ईयर में फ्लूइड है तो टाइटस मीडिया विद डिफ्यूजन है, परफोरेशन है तो वो CSOM के अंदर होती है, क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटस मीडिया में होती है। ट्यूबो टिम्पैनिक में सेंट्रल और रेटिको एंट्रल में मार्जिनल टाइप ऑफ परफोरेशन होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर के जो ऑब्स्ट्रक्शन वो वैक्स की वजह से हो सकती है। यूस्टेशियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन किसी मैकेनिकल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है, लाइक एडिनॉइड है। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में मसला आपकी कोक्लिया या नर्व्स में पड़ा हुआ होता है। अगर मसला कोक्लिया के अंदर हो तो उसको सेंसरी बोलते हैं। मसला अगर 8th नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे के अंदर हो तो उसको न्यूरल बोलते हैं। न्यूरल को मजीद 2 में डिवाइड करते हैं। अगर 8वीं नर्व का मसला हो तो उसको रेट्रोकोक्लियर बोलते हैं, और अगर सेंट्रल ऑडिटरी कनेक्शन का मसला हो तो उसको हम सेंट्रल डेफनेस कहते हैं। मिक्स्ड हियरिंग लॉस के अंदर दोनों टाइप आ जाएगा, कंडक्टिव एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों आ जाएगा। और यहाँ पे एयर और बोन कंडक्शन गैप होगा, ओके, ठीक हो गया, जो कि कंडक्टिव एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। ओके यानी जो एयर बोन गैप होगा वो कंडक्टिव एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। आपको ने अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो बोन कंडक्शन होती है, ओके, वो मॉनिटर करती है कोक्लिया के फंक्शन को, लेकिन जो एयर कंडक्शन होती है वो कोक्लिया और इसके अलावा हमारे मिडल ईयर दोनों के फंक्शन को मॉनिटर करती है। ओके यानी अगर आप एयर टू बोन गैप देखो तो वो कंडक्टिव एलिमेंट को बताएगा, और बोन कंडक्शन के इम्पेयरमेंट को देखो तो वो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस बताएगा। मिक्स्ड हियरिंग लॉस ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर और क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया स्पेसिफिकली एटिको एंट्रल के अंदर होती है। ऑडिटरी फंक्शन को एसेस करने के लिए आपने किन चीज़ों को देखना है? नंबर 1, टाइप कौन सी है हियरिंग लॉस, डिग्री क्या है, साइट क्या और कॉज क्या है। टाइप के अंदर वही 3 टाइप का होता है, कंडक्टिव, सेंसोरी न्यूरल और मिक्स्ड। डिग्री के अंदर 5 चीज़ें आ जाएगा: माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर, प्रोफाउंड या टोटल हियरिंग लॉस। टोटल हियरिंग लॉस को हम डेफनेस कहते हैं। इसके बाद साइट ऑफ लीजन है। साइट ऑफ लीजन के अंदर लाइक कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें जो मसला पड़ा हुआ होता है वो एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर, ऑसिकल्स, यूस्टेशियन ट्यूब में पड़ा हुआ होता है। तो अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लोगे, टिम्पैनोमेट्री कर लोगे तो आप कंडक्टिव हियरिंग लॉस की साइट ऑफ लीजन का पता लगा लोगे। ओके जबकि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर मसला कोक्लिया के अंदर, रेट्रोकोक्लियर के अंदर या सेंट्रल पाथवे के अंदर होता है। तो यहाँ पर स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग करेंगे, वो आपको बताऊंगा। और इसके बाद कॉज ऑफ हियरिंग लॉस की कॉन्जेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, मेटाबॉलिक, ऑटोइम्यून है तो ये कॉज के अंदर आ जाएगा। ओके ठीक हो गया। इसके बाद असेसमेंट ऑफ हियरिंग है, इसको मैं थोड़ा ओके अब असेसमेंट ऑफ हियरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हियरिंग को असेस करने के लिए 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल और ऑडियोमेट्रिक। क्लिनिकल के अंदर फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट, वाच टेस्ट, स्पीच टेस्ट, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट एक रफ लेकिन क्विक मेथड होता है, स्क्रीनिंग के लिए होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता। और ये बात बता दूं कि जो हियरिंग टेस्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको पेशेंट के रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर आपको ज़रूरत होती है। ओके जो फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट होता है ये क्विक मेथड होता है, रफ मेथड होता है, स्क्रीनिंग मेथड होता है, जिसमें आप चुटकी वगैरह काटते हैं। ओके इसके बाद वॉच टेस्ट है। तो वॉच टेस्ट में क्लिकिंग वॉच होती है, उसके कान के सामने रखते हैं और सुनते हैं कि आपको ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये खत्म हो चुका है। इसके बाद स्पीच या वॉइस टेस्ट होता है। जो नॉर्मल बंदा है वो एक कन्वर्सेशनल वॉइस को सुनता होता है, वो भी 12 मीटर के ऊपर, यानी जो कन्वर्सेशन होती है वो 12 मीटर तक सुन सकता होता है। और जो विस्पर होती है, सरगोशी होती है, वो 6 मीटर तक सुन सकता है, ओके 20 फीट तक। लेकिन स्पीच वॉइस टेस्ट के अंदर हम इसको हाफ कर देते हैं। हाफ यानी 12 को आप हाफ कर दो तो 6 आएगा। तो 6 मीटर हम यूज़ करेंगे कन्वर्सेशन के लिए और 6 मीटर ही यूज़ करेंगे विस्पर वगैरह के लिए। अब ये जो टेस्ट होता है ये उस जगह पे किया जाएगा जहाँ पे शोर वगैरह नहीं होगा, और जो पेशेंट है और एग्जामिनर इसके दरमियान जो फासला होगा वो 6 मिलीमीटर का होगा। ओके जो आइज़ होगी, आइज़ को हम कवर कर देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बंदा लिप रीडिंग करके हमें आंसर बता दे जो हम बता रहे हैं। जो एग्जामिनर है कुछ स्पॉन्डी वर्ड को यूज़ करेगा, लाइक ब्लैक नाइट, फुटबॉल, डे ड्रीम, या कोई लेटर्स के साथ नंबर्स लाइक X3B,
2AZ, ओके। इसके अलावा M6D, इस टाइप के चीज़ें वगैरह बताएगा, ओके। जो डिस्टेंस होगा जिस पर कन्वर्सेशनल वॉइस या विस्पर्ड वॉइस कंडक्ट हो रही है उसको मेजर करेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी और पिच में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि आपने कितनी इंटेंसिटी की या कितनी पिच की वॉइस यूज़ करनी है फॉर विस्पर और कन्वर्सेशन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रही है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। अब ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट ये क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, यानी ये टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस बता देगा, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि ये क्वांटिटेटिव कितना है, यानी डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस ये बता नहीं सकेगा। ये जो टेस्ट होता है, ओके, ये ट्यूनिंग फॉर्क से किए जाते हैं। 128, 256, 512 वाला। नॉर्मली 512 वाला यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका टोन डिके टाइम ज़्यादा होता है और इसकी जो साउंड है वो क्लियर आती है, डिस्टिंक्ट आती है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करोगे तो वो बोन वाइब्रेशन की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हायर फ्रीक्वेंसी का शॉर्टर डिके टाइम होता है, ओके। सबसे पहले आपने ट्यूनिंग फोर्क को एक्टिवेट करना है एल्बो पर, हील कर या रबर बैंड पे मार के इसको एक्टिवेट करना है। और इससे आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन के लिए आपने वर्टिकली प्लेस्ड करना होता है मीएटस से 2 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर। जो साउंड वेव होती है वो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और फिर इंटरनल ईयर के पास आती है। यानी एयर कंडक्शन से आप क्या पता लगाओगे, मिडल ईयर और कोक्लिया दोनों की पेटेंसी को चेक करोगे। लेकिन जो बोन कंडक्शन होती है, बोन कंडक्शन को चेक करने के लिए किसी बोन के ऊपर रखते हैं, लाइक मास्टोइड पर रखते हैं। बोन कंडक्शन से कोक्लिया डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी मिडल ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई कि जो बोन कंडक्शन होता है ये कोक्लियर फंक्शन को मेजर करता होता है। अब क्लिनिकली यूजफुल ट्यूनिंग फॉर टेस्ट बता देता हूँ। पहला है रिनीज टेस्ट। रिनीज टेस्ट के अंदर जो एयर कंडक्शन होती है, ओके, एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं। वेबर के अंदर बोन कंडक्शन को देखते हैं, इसके बाद जो टेस्ट आ रहे हैं उनमें बोन कंडक्शन चेक होती है। लेकिन रिनीज टेस्ट के अंदर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क लेती है, पेशेंट की मास्टोइड के ऊपर रखते हैं, ओके। उसे पूछती है कि जब आपको आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए तो आपने इसको मुझे बता देना है। जब आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए तो फिर आपने इसके मीटर्स के सामने रख देना है। अगर उसको सही सुन पा रहा है या अभी भी सुन पा रहा है, दैट मीन्स कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा है। या ये कर सकते हो कि पेशेंट को ये कहो कि आपने ये बताना कि कौन सी साउंड ज़्यादा अच्छे से सुनाई देती है। अगर एयर कंडक्शन नॉर्मली वैसे ज़्यादा होती है, अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा है, ओके, तो रिनीज टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसकी भी दो सिनेरियो होते हैं, ओके, नॉर्मल रिनीज टेस्ट पॉजिटिव और रिड्यूस पॉजिटिव। जो नॉर्मल रिनीज टेस्ट पॉजिटिव है वो नॉर्मल के अंदर आएगा, जबकि रिड्यूस पॉजिटिव रिनीज टेस्ट ये आपको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में होगा, स्पेसिफिकली माइल्ड और मॉडरेट, क्योंकि अगर सीवियर होगा तो वो साउंड को भेजेगा ही नहीं। जो नेगेटिव रिनीज टेस्ट होता है BC/AC से ज़्यादा है, बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा है, तो वह कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर होगा। अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है, यानी जो नेगेटिव रिनीज टेस्ट है तो वो 15 से लेकर 20 डेसिबल का फ़र्क बता देगा, ओके। यानी थोड़ा बहुत क्वांटिटी को भी मेंशन कर रहा है। और आपको कहा था कि जो ईयर बोन गैप होता है ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस को बताता होता है, 15 से 20 डेसिबल का होता है, ओके। ईयर बोन गैप को मज़ीद पता लगा सकते हैं अगर आप डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल करेंगे, ओके। लाइक जो 256 का अगर आप यूज़ करोगे, ओके, यानी 256 के लिए नेगेटिव है तो इसके लिए 20 से लेकर 30 है, इसके 30 से लेकर 45 या 512 तक आ जाएगा। बाकी 1024 के लिए 45 से लेकर 60 तक आ जाएगा, ओके। लेकिन ज़्यादातर आप क्या यूज़ करते हैं, आप ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं 512 वाला, ओके। वैल्यूज़ को फिर भी देख लेना। इसके बाद फॉल्स नेगेटिव रिनीज टेस्ट है, तो ये यूनिलैटरल सीवियर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में होता है। अब फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा है, लेकिन ये गलत है। अब असल में होता ही है कि उस कान के अंदर तो आवाज़ पहुँच नहीं पा रही, कोक्लिया ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो आवाज़ बोन के जरिए दूसरी कान तक पहुँच गई है, ओके। ट्रांसक्रेनियल ट्रांसमिशन हो गया है साउंड की, जिसकी वजह से करेक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए जो नॉन टेस्ट एयर है उसको मास्क करेंगे विद ब्रेनी नॉइस बॉक्स, जबकि बोन कंडक्शन चेक करेंगे। इसके अलावा वेबर टेस्ट भी हमें हेल्प करेगा, क्योंकि जो वेबर टेस्ट होता है सीवियर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर ये बेटर एयर की तरफ लैटरलाइज हो जाएगा। तो वेबर टेस्ट है, वेबर टेस्ट में जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क होता है या फोर हेड में या वर्टेक्स में या अपर इंसाइजर में लगते हैं, यानी सिर्फ बोन कंडक्शन वगैरह चेक हो रही है। नॉर्मली जो आवाज़ होती है दोनों कानों में बराबर सुनाई देती है, लेकिन कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर ये खराब कान के अंदर सुनाई देगी और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर बेटर ईयर की तरफ लैटरलाइज हो जाएगा। वेबर टेस्ट के अंदर जो साउंड होती है वो कोक्लिया तक पहुंच जाती है, ओके। जो लैटरलाइजेशन होती है 512 के केस में, तो वो आपको जो बताती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का, वो 15 से लेकर 25 डेसिबल का लॉस बताती है। ठीक हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव भी है और ये वेरी सेंसिटिव है। इसके बाद हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट यानी बोन कंडक्शन करेंगे तो ये कोक्लिया का फंक्शन होगा। इसमें जो पेशेंट की बोन कंडक्शन होती है वो एग्जामिनर की बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं, ओके। ठीक हो गया, ओके। यानी इसमें ये देखती है कि एग्जामिनर की नॉर्मल हियरिंग है,
फिर इसमें करते ये है कि जो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स होती है वो ओक्लूड कर देते हैं ताकि कोई सराउंडिंग का नॉइज एंटर ना हो सके। ओके, एयर कंडक्शन पाथवे के जरिए। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर होता ही है कि जो पेशेंट एग्जामिनर है वो ट्यूनिंग फोर्क को सेम ड्यूरेशन तक सुनते हैं, लेकिन सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर जो पेशेंट है वो ट्यूनिंग फोर्क को सुनता होता है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक हो गया। इसके बाद श्वाबैक टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। श्वाबैक टेस्ट के अंदर वंस अगेन वही प्रोसीजर है, लेकिन मीयर टेस्ट को ओक्लूड नहीं करते। ओके, तो जो श्वाबैक टेस्ट होता है ओके ये बढ़ जाएगा, इसका जो टाइम है वो लेंथन हो जाएगा कि इसके अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर, जबकि रिड्यूस हो जाएगा सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर। इसके बाद बिंच टेस्ट है, ये भी बोन कंडक्शन का टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या चेक करते हैं, एयर कनाल की ओक्लियन को चेक करते हैं कि ओक्लियन ऑफ एयर कनाल का हेयरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को मास्टरॉइड के ऊपर रखते हैं। जो एग्जामिनर है कभी ओपन करेगा एयर कनाल को, कभी बंद करेगा। ओके, ट्रैगस को इनवर्ट पुश करता होता है। जो नॉर्मल पर्सन होता है या ऐसा पर्सन जिसमें सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो वो साउंड को जब ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा जब ईयर कैनाल को ओक्लूड करेगा, लेकिन साउंड जब सॉफ्ट आएगी जब कैनाल ओपन होगी। डैट मीन्स बिंज पॉजिटिव है। कंडक्टिव के अंदर क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता, डैट मीन्स बिंज नेगेटिव है। ओके, यानी जब एयर कैनाल ओक्लूड होगी तो साउंड लाउडर आएगी, अगर ओपन होगी तो साउंड सॉफ्टर आएगी। इसके बाद गैलीज टेस्ट है, ये भी बोन कंडक्शन का टेस्ट है। इसके अंदर क्या चेक करते हैं, ऊपर इफेक्ट ऑफ ओक्लियन था तो यहाँ पर पड़ेगा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एयर प्रेशर। ठीक हो गया। नॉर्मली होता ही है कि जो एयर प्रेशर होता है उसको बढ़ाने के लिए आप सीगल स्पेकुलम करते हैं। सीगल स्पेकुलम से एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ओसिकल्स को इनवर्ड पुश करेगा, जिसकी वजह से इंट्रालेबरेंथाइन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब इंट्रालेबरेंथाइन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बेसिलर मेम्ब्रेन की इमोबिलिटी हो जाएगा। जब बेसिलर मेम्ब्रेन की इमोबिलिटी हो जाएगी तो उसकी वजह से हियरिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर ओसिकुलर चेन फिक्स्ड है, डिसकनेक्टेड है और प्रेशर को ट्रांसमिट नहीं कर पा रही, फिक्स्ड या डिसकनेक्टेड है, तो इस केस में हियरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह नहीं होगा। ओके, जो गैलीज टेस्ट होता है इसको परफॉर्म किस तरह से करती है। ओके, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं मास्टरॉइड के ऊपर, जबकि प्रेशर को बढ़ाने के लिए सीगल स्पेकुलम यूज करते हैं। तो नॉर्मल लोगों के अंदर पॉजिटिव आता है या सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर पॉजिटिव आता है। ये नेगेटिव जब आएगा जब ओसिकुलर चेन फिक्स्ड होती है या डिसकनेक्टेड होती है, और इसकी फिक्सेशन की वजह होती है ओटोसेक्लोरिसिस। इसके बाद प्योर टोन ऑडियोमेट्री है। तो प्योर टोन ऑडियोमीटर रिलायबल टेस्ट है क्योंकि इससे आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल जाएगा हेयरिंग लॉस का। ऑडियोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि प्योर टोन प्रोड्यूस करता है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसको 5 डेसिबल से बढ़ा सकते हैं। एयर कंडक्शन के लिए 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, लेकिन जो बोन कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड होता है वो 250 से स्टार्ट होता है, उसका 125 से स्टार्ट होता था। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी अबव द नॉर्मल लेवल, उतना आपको पता लगेगा कि उसके अंदर उतना हेयरिंग इंपेयरमेंट होती है। इसका एक चार्ट बनता है जिसको ऑडियोग्राम कहते हैं। जो थ्रेशोल्ड ऑफ बोन कंडक्शन है, यानी जो बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड होता है वो कोक्लियर फंक्शन को मॉनिटर करता है, लेकिन जो एयर और बोन कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड का गैप होता है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के लिए होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जब डिफरेंस दोनों कानों के अंदर 40 डेसिबल या इससे ऊपर आ जाए इन थ्रेशोल्ड, तो जो बेटर एयर है उसको मास्क कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। मास्किंग एसेंशियल होती है इन ऑल बोन कंडक्शन स्टडीज। जो मास्किंग है वो किस तरह से करते हैं, नैरो बैंड नॉइज प्रोड्यूस करते हैं टू द नॉन टेस्ट एयर। ओके, नैरो बैंड नॉइस बॉक्स या ब्रानी नॉइस बॉक्स। अब पीटीए के यूजेस क्या होते हैं। नंबर 1 ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को मॉनिटर करता है। नंबर 2 जो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इससे हम डिग्री एंड द टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस का पता लगा सकते हैं। इसके रिकॉर्ड को फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियोग्राम से हम प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। इससे हमें डिग्री ऑफ हैंडीकैप का पता लगता है और इससे हम स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड को प्रीडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री के अंदर जो पेशेंट की एबिलिटी होती है सुनने की और अंडरस्टैंड करने की, यहाँ पे तो सिर्फ सुनने की एबिलिटी थी, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की भी आएगा क्योंकि जब वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर स्टडी होती है, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड और डिस्क्रिमिनेशन स्कोर। तो स्पीच रिसेप्शन का मतलब रिसीव करना। ओके, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी के साउंड जिससे 50% ऑफ वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं। ओके, तो स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है, साउंड की वो मिनिमम इंटेंसिटी जिसके जरिए जो 50% वर्ड है वो पेशेंट रिपीट करे सुनने के बाद। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं वो सपोंडी वर्ड यूज करते हैं। सपोंडी वर्ड क्या होते हैं, 2 सिलेबल वर्ड होते हैं और हर सिलेबल के ऊपर, हर हिज्जे के ऊपर इक्वल स्ट्रेस होगा, लाइक बेस, बॉल, सनलाइट। अच्छा, सपोंडी वर्ड का हमने शायद यहाँ पे भी लिखा था। स्पॉन्डी वर्ड डबल सिलेबल वर्ड होते हैं। ओके, और हर सिलेबल के ऊपर इक्वल स्ट्रेस होता है। बेस, बॉल, डे, नाइट, डे ड्रीम, सनलाइट। तो ये हेडफोन के जरिए हम बोलते हैं। जो वर्ड लिस्ट होती है उसको रिकॉर्डेड टेप्स या हम मॉनिटर्ड
वॉइसेस के जरिए भी पहुंचा सकते होते हैं। ओके, जो इनकी इंटेंसिटी होती है 5 डेसिबल से वेरी करती है। ओके, अनटिल अनलेस आप उसको हाफ ऑफ देम को आप सही तरह रिपीट कर ले या हाफ ऑफ देम सही तरह सुनी जा सके। नॉर्मली जो स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड होता है वो एवरेज ऑफ द प्योर टोन थ्रेशोल्ड के 10 डेसिबल के अंदर आता होता है। ओके, 3 स्पीच फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज करते हैं, 500, 1K और 2K। ओके, अगर SRT प्योर टोन एवरेज से बेटर आ रहा है बाय मोर देन 10 डेसिबल, ओके, तो डेट मीन्स के फंक्शनल हियरिंग लॉस है। ठीक हो गया। ओके, फंक्शनल हियरिंग लॉस। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी नॉर्मली SRT क्या होता है, 10 डेसिबल के अंदर अंदर होता है, लेकिन अगर 10 डेसिबल से ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो ये फंक्शनल हियरिंग लॉस को बताएगा। इसके बाद स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है, तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर को स्पीच रिकॉग्निशन या वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर भी कहते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेशन यानी सेपरेट करना, तो ये पेशेंट की एबिलिटी को मेजर करता है कि वो किस तरह से स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ ऊपर थे स्पॉन्डी वर्ड, यहाँ पे फोनेटिकली बैलेंस वर्ड यानी सिंगल सेलेबल वर्ड होगा, पिन, सिन, डे, बस वगैरह, तो ये पेशेंट के कानों पे डाले जाएंगे। और जो इंटेंसिटी होगी वो 30 से लेकर 40 डेसिबल होगी अबव हिज स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड। और परसेंटेज देखेंगे कितने वर्ड्स उसने सही तरह सुनाई दिए गए हैं। ओके, ठीक हो गया। नॉर्मल पर्सन में और कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले पर्सन में आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा, 90 से लेकर 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर पीबी वर्ड, तो परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शंस क्या क्या होगा, तो सिंगल सुप्रा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम एक पीबी स्कोर को चार्ट कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट इंटेंसिटी के साउंड को और मैक्सिमम स्कोर को मालूम करेंगे। इसके अलावा हम उस इंटेंसिटी को भी नोट करेंगे जिसपे पीबी मैक्स अटेन हुई है। तो ये यूजफुल टेस्ट है जिससे आप वॉल्यूम ऑफ हियरिंग लोड को मॉनिटर कर सकते होते हैं। अच्छा, एक फिनोमिना होता है रोल ओवर फिनोमिना। रोल ओवर फिनोमिना आपको रेट्रोकॉक्लियर हियरिंग लॉस में देखने को मिलता है। जैसे ही आपने स्पीच की इंटेंसिटी बढ़ाई पार्टिकुलर लेवल पर, तो जो पीबी वर्ड है वो बजाय मेंटेन होने के, कोक्लिया को मेंटेन करने के, वो गिरना शुरू हो जाएगा, उनका स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये आपको देखने को मिलता है लाइक कोक्लियर टाइप ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर। कोक्लियर टाइप ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर प्लेटो मेंटेन होता है, लेकिन रोल ओवर फिनोमिना रेट्रोकॉक्लियर हियरिंग लॉस में आता है। तो स्पीड ऑडियोमेट्री स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी 3 पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के। कौन कौन सी थी, 500, 1K और 2K। इससे हम ऑर्गेनिक को नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस से सेपरेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं जिस पे डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बेस्ट होता है। ओके, इससे हम हियरिंग एड को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके वॉल्यूम को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन। और लास्ट में कॉक्लियर और रेट्रोकॉक्लियर लीजन्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद बिकैसी ऑडियोमेट्री है। बिकैसी ऑडियोमेट्री सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑडियोमेट्री होती है, खुद ब खुद ऑडियो जो प्योर टोन है वो हाई से लो की तरफ जाती रहती है। ओके, और जो पेशेंट है वो एक बटन के जरिए इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद लो से हाई की तरफ जाना शुरू हो जाती है। 2 ट्रेसिंग लेती है, एक कंटिन्यूस होती है और एक पल्सेटाइल फॉर्म में होती है। तो इसके 5 टाइप की ट्रेसिंग होती है। जो टाइप 1 होती है कंटिन्यूस और पल्स्ड फॉर्म में होती है, तो ये नॉर्मल में या कंडक्टिव हियरिंग लॉस में होती है। दूसरी कंटिन्यूस या पल्स ट्रेसिंग होती है, लेकिन वो ओवरलैप कर रही होती है अप टू 1 की फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद कंटिन्यूस आ जाती है। ओके, पहले कंटिन्यूस फिर पल्स गई 1K तक, फिर इसके बाद कंटिन्यूस होगी। ओके, तो ये कॉक्लियर लीजन्स में आती है। कंटिन्यूस ट्रेसिंग थी। ओके, और जो पल्स थी वो 100 से लेकर 500 हर्ट्ज तक थी। ओके, तो ये आपको रेट्रोकॉक्लियर में देखने को मिलता है। ओके, जबकि 1K फ्रीक्वेंसी और 50 डेसिबल का लॉस देखने को मिल रहा है, तो ये रेट्रोकॉक्लियर के अंदर होगा। और जो कंटिन्यूस ट्रेसिंग होती है ये पल्स से ऊपर होती है, तो ये नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस को इंडिकेट करता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद इंपीडेंस ऑडियोमेट्री है। इंपीडेंस ऑडियोमेट्री ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको पेशेंट के रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों में करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, टिम्पैनोमेट्री और अकॉस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट। तो टिम्पैनोमेट्री में सिंपल प्रिंसिपल होता है कि जैसे कोई साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करती है तो जो साउंड एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टिफर होगी तो वो साउंड का कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, ठीक हो गया। ओके, एज कम्पेयर टू कंप्लाइंट वन, तो हम प्रेशर को चेंज करेंगे एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल के अंदर और फिर रिफ्लेक्ट का मतलब आगे पहुंचा देना। ठीक हो गया। ओके, जितने ज्यादा स्टिफर होगी उतना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू कंप्लाइंट वन जो कि एब्जॉर्ब कर रही थी। तो प्रेशर को चेंज करेंगे और हम मालूम करेंगे कि टिम्पैनो ओसिकुलर सिस्टम की कंप्लायंस या स्टिफनेस कैसी है, और इससे हम हेल्थीनेस और डिजीज को हम पता लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे टिम्पैनोग्राम एग्जाम में आता है तो वो 5 टाइप का होता है, AS, AD, B और C। ए वाला नॉर्मल होता है, AS में कंप्लायंस कम हो जाती है। ओके, कंप्लायंस का कम होने का मतलब है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद कंप्लायंस लोअर है,
तो वो ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर या मेलियस की फिक्सेशन में देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद हाई कॉम्प्लायंस है, डेट मीन्स ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है या थिन एंड लैक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके, इसके बाद फ्लैट और डूम शेप्ड ग्राफ ये आपको देखने को मिलता है मिडल ईयर फ्लूइड के अंदर, कोई चेंज नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। जबकि टाइप सी में मैक्सिमम कंप्लायंस आती है विद नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। इसके बाद टेस्टिंग फंक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब है, तो टिम्पैनोमेट्री से आप यूस्टेशियन ट्यूब के फंक्शन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ वाटर का यूज करते हैं मिडल ईयर के अंदर, और पेशेंट को कहते हैं कि 5 मरतबा स्वेलो करना है 20 सेकंड के अंदर। ओके, तो जितनी तरीके से या जितने जल्दी वो प्रेशर को इक्विलिब्रिएट करेगा तो वो नॉर्मल ट्यूबल फंक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, ये टेस्ट हम ग्रोमेट की पेटेंसी वगैरह को भी चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके क्लिनिकल यूजेस बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अकॉस्टिक रिफ्लेक्स। अकॉस्टिक रिफ्लेक्स ये होता है कि जब लाउड साउंड होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है 70 to 100 डेसिबल अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन कराती है स्टेपिडियल मसल की, जिसको डिटेक्ट करने के लिए टिम्पैनोमेट्री करती है। ओके, जो टोन है वो एक कान से डिलीवर की जाती है, जो रिफ्लेक्स है वो दूसरे या सेम कान से लिया जा सकता है। अब रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, इप्सिलैटरल के अंदर 8वीं नर्व होगी, फिर वो जाएगी वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस के पास, फिर वो जाएगा फेशियल नर्व के पास, और वहां जाएगी इप्सिलैटरल स्टेपिडियस मसल के पास। लेकिन कॉन्ट्रालैटरल के अंदर क्या पाथवे होगा, 8वीं के से वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस, और वहां से जाएगी कॉन्ट्रालैटरल मीडियल सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, फिर उससे कॉन्ट्रालैटरल यानी जो ये वाली चीज है मीडियल सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के लिए आ गया है। अब इसकी ओवरऑल हम चीजें देख लेते हैं। ओके, जो ये टेस्ट है अकॉस्टिक रिफ्लेक्स है, नंबर 1 कि ये हियरिंग को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या सिंपल इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हियरिंग इन इन्फेंट के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। इसके अलावा मलिंगरेट्स को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं कि लोग झूठ मूठ का दावा कर रहे हैं कि मैं बहरा हो गया हूँ। कॉक्लियर पैथोलॉजी को डिटेक्ट कर सकते हैं, 8th नर्व के लीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, फेशियल नर्व के लीजन्स को पता लगा सकते हैं, ब्रेन स्टेम के लीजन्स को पता लगा सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद फिजिकल वॉल्यूम ऑफ एयर कैनाल है, तो जो अकॉस्टिक इमिटेंस होती है ये फिजिकल वॉल्यूम ऑफ एयर को भी मेजर कर सकती है, जो कि प्रोप टिप और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बस इसको एक मरतबा देख लेना। ये आगे हम चलते हैं स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग। ओके, तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, हमने क्लिनिकल टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, अब आया स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग। तो स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग में रिक्रूटमेंट आते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे SI आती है, थ्रेशोल्ड टोन डीके टेस्ट, इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, 5वां ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, 6ठा कॉटो अकॉस्टिक एमिशन ये आ जाती है। तो पहला रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता ही है कि नॉर्मली आपको जो साउंड सुनाई दे रही है अगर उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा फील हो तो उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लाउडनेस, यानी वो कान जो कि लो इंटेंसिटी को नहीं सुनाई देता लेकिन वो हाई इंटेंसिटी को सुनने लग जाता है। ओके, ठीक हो गया, ज़्यादा सुनाई देने लग जाता है, यानी जो लाउड साउंड है जिसको आप नॉर्मली बर्दाश्त कर सकते हो तो उसकी लाउडनेस मजीद बढ़ जाएगी, जिसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो रिक्रूटमेंट के पेशेंट्स होते हैं वो पुअर कैंडिडेट्स होते हैं, वो हियरिंग एड को यूज़ नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट आपको मिनार डिजीज में देखने को मिलती है, प्रेसबाइकोसिस में देखने को मिलती है, और ये कॉक्लियर डिजीज है, तो आप कॉक्लियर को रेट्रोकॉक्लियर डिजीज वगैरह से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अल्टरनेट बाइनोरल लाउडनेस बैलेंस टेस्ट है, तो ये रिक्रूटमेंट को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें जो टोन होती है 1 के फ्रीक्वेंसी के टोन दी है, अल्टरनेटिवली दी है नॉर्मल और अफेक्टेड ईयर के अंदर, और जो इंटेंसिटी है उसको एडजस्ट किया है ताकि लाउडनेस को मॉनिटर कर सके। जो टेस्ट होता है 20 डेसिबल से स्टार्ट करते हैं और हर 20 डेसिबल को बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि जो लाउडनेस होती है वो यहाँ तक हमारी लिमिट को अप्रोच करती है या नहीं करती। कंडक्टिव और न्यूरल डेफनेस के अंदर जो इनिशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन कॉक्लियर के अंदर हम कंप्लीट या ओवर रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर एयर और बोन कंडक्शन का गैप होता है। इसके बाद शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो पेशेंट जिनमें कॉक्लियर लीजन्स होती है तो वो स्मॉलर चेंज इन इंटेंसिटी को ज़्यादा अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, यानी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड का चेंज आया उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ओके, ठीक हो गया। तो इनमें देखने को मिलता है जो SI टेस्ट होता है ये भी कॉक्लियर को रेट्रोकॉक्लियर लीजन से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद थ्रेशोल्ड डोन डीके टेस्ट, ये नर्व फटीग को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये रेट्रोकॉक्लियर लीजन्स के लिए होता है। रेट्रोकॉक्लियर का मतलब 8वीं नर्व। ओके, नॉर्मली जो पर्सन होता है वो एक ही टोन को 60 सेकंड तक सुन सकता है, लेकिन नर्व फटीग के अंदर वो जल्दी सुनना बंद कर देगा। तो थ्रेशोल्ड टोन डीके टेस्ट बहुत सिंपल होता है, किस तरह से करते हैं 4 के फ्रीक्वेंसी का साउंड अप्लाई करते हैं 5 डेसिबल से ऊपर। इसके बाद इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अब ये सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे के टेस्ट आ रहे हैं। वंस अगेन ये रेट्रोकॉक्लियर को सेंट्रल पाथवे से सेपरेट करेंगे। ओके, तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इसमें इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी आता है और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स आ जाता है। तो पहला इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करता है इन द कॉक्लिया एंड द वेस्टिबुलर नर्व। ओके, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व।
यानी आपने कोई ऑडिटरी स्टिमुलस अप्लाई किया 5 मिली सेकेंड के अंदर, तो उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करती है। अब जो रिस्पॉन्स होता है वो 3 फिनोमिना में देखने को मिलता है। नंबर 1 कॉक्लियर माइक्रोफोन, नंबर 2 सोमेटिक पोटेंशियल, नंबर 3 एक्शन पोटेंशियल ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। जो हमारा रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होता है, ओके, वो एक थिन नीडल होती है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से गुजरती हुई प्रोमोटरी के पास जा रही है। अडल्ट में लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन बच्चों के अंदर जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी से आप थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को पता लगा सकते हैं और आप कोक्लियर लीजन को रेट्रोकोक्लियर लीजन से सेपरेट कर सकती है। इसके बाद ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, जिसको ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स या ब्रेन स्टेम इवोक्ड पोटेंशियल या ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री बैरा वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम के रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है इन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटरी स्टिमुलेशन, ओके, बाय क्लिक्स और टोन बर्स्ट। नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिससे आप सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे की इंटीग्रिटी का पता लगा सकते होते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट वेव्स आती है, उनको देख लेना, ओके। इसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसका मिमोनिक लिखा हुआ है ई कोलिमा, यानी ये पूरे पाथवे का। तो पहले 8th नर्व आती है, फिर 8th का, ओके, कॉक्लियर न्यूक्लियस आएगा, लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स आएगा, लैटरल लेमिनिस्कस, फिर इंफीरियर कोलिकुलस आएगा। इसका ई कोली है, जबकि ई कोलिमा इनका पाथवे का हेरिंग है। इसके बाद ABR के बारे में बात करते हैं। तो ABR होता है यानी ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर के लिए, थ्रेशोल्ड को मॉनिटर करने के लिए, रेट्रोकोक्लियर को कॉक्लियर से सेपरेट करने के लिए, ब्रेन स्टेम पैथोलॉजी के लिए, और फेशियल नहीं बल्कि 8वीं क्रेनियल नर्व को इंट्राऑपरेटिवली मॉनिटर करने के लिए, इन अकोस्टिक न्यूरोमा। इसके बाद ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स के जरिए जो कि टोन, ओके, ABR जब हमने कंडक्ट किया था, ओके, तो यहाँ पर होता ये है कि अगर आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का बर्स्ट प्रोवाइड कर दोगे तो वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करेगा, जिससे आप वंस अगेन हेयरिंग लॉस का पता लगा सकते हैं। इसके बाद ऑटोकॉस्टिक इमिशन है। ये वो साउंड होती है, लो इंटेंसिटी साउंड होती है, जो कि आउटर हियर सेल प्रोड्यूस करता है। और इसको चेक करने, इसको एलिसिट किस तरह से करेंगे, सेंसिटिव माइक्रोफोन रखेंगे एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल के अंदर और इसको कंप्यूटर से एनालाइज करेंगे। जो आउटर ईयर की साउंड प्रोड्यूस होती है वो आउटर ईयर सेल से बेसिलर मेम्ब्रेन, वहां से पेरिलिम्ब, फिर ओवल विंडो, ओसिकल्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर कैनाल के पास आती है। ऑटोकॉस्टिक एमिशन मौजूद होती है जब आउटर हेयर सेल हेल्थी होते हैं, और ये जब नहीं होगी जब आउटर हेयर सेल डैमेज हो जाएगा। तो ये कोक्लिया के फंक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। 8th नर्व पैथोलॉजी के अंदर ये काम नहीं आती। 2 टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस और इवोक्ड। इवोक्ड को मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिएंट और डिस्टॉर्शन। अब यूजेस के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ हियरिंग इन इन्फेंट है, कोक्लियर को रेट्रोकोक्लियर से सेपरेट कर देता है। ऑटोकॉस्टिक एमिशन रेट्रोकोक्लियर को डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ओके। इसके बाद सेंट्रल ऑडिटरी टेस्ट है, तो उसमें मोनोटिक टेस्ट है, डाइकोटिक टेस्ट है और बाइनोरल टेस्ट आता है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हियरिंग असेसमेंट इन इन्फेंट। तो इसमें ये वाला जो टेबल है, ओके, तो इसमें अगर आप यहाँ पे आओ, ये वाला, तो न्यू नेटल स्क्रीनिंग प्रोसीजर के लिए ABR, ऑटोकॉस्टिक एमिशन, अराउजल टेस्ट, ऑडिटरी रिस्पॉन्स, क्रेडल, ओके। इसके बाद B से क्या होगा, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। तो उसमें मूरो रिफ्लेक्स, सेफेलो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स, ओसिजेशन रिफ्लेक्स। C फॉर कंडीशनिंग टेक्निक, जिसमें विजुअल रीइंफोर्समेंट प्ले ऑडियोमेट्री। D फॉर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक और O फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें ABR, ऑटोकॉस्टिक एमिशन या वंस अगेन इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री आ गया है। तो ये 28 मिनट की वीडियो थी। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।